Hello and welcome to Officer Bitia. We are discussing daily current affairs and analysis. So let's discuss the important articles of today. So let's begin with the discussion. The first article is about एंटी डोपिंग बिल. जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उन्होंने एंटी डोपिंग बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है. तो देखते हैं क्या प्रोविजन है एंड एंटी डोपिंग एक्चुअली होती क्या है. तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी लुकिंग आफ्टर इनटू दिस आर्टिकल. जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बिल लेकर आया है उसमें बताया गया है कि हमारी कंट्री में कितने ज़्यादा केसेस आते हैं डोपिंग के. जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं वो खुद को अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ड्रग्स का सहारा लेते हैं, जिनकी वजह से उनकी रिपोर्ट, अगर उनका टेस्ट होता है तो उनकी रिपोर्ट में ड्रग्स फाइंड आउट होते हैं, तो ये एक तरह से इलीगल है, एक तरह से क्राइम है. इसलिए जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो एंटी डोपिंग बिल लेकर आई है ताकि जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है वो किसी भी तरह का ड्रग ना यूज़ कर सके और फेयर परफॉर्म करे. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक तरह से नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी को बनाने की, जो कि स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के अंडर होगा. मतलब वो एक ऐसे एक्ट के थ्रू बनाया जाएगा जो कि पार्लियामेंट से पास होगा. ऑल्सो नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग को भी बनाने की बात कर रही है ताकि जो एंटी डोपिंग एक्टिविटीज़ है स्पोर्ट्स में उनको आप स्ट्रेंथन कर सको. तो देखते हैं जो एंटी डोपिंग अथॉरिटी है उसको क्या क्या पावर्स दी जाएंगी. तो उसको यहाँ पर पावर्स दी जाएंगे अंडर क्लॉज 19, जहाँ पर कहा जाएगा कि अगर कहीं पर भी हमें सब्सटेंस मिल गया है, चाहे वो अगर हमें कोई डाउट है, तब वहाँ पर जो अथॉरिटी है वो एंट्री कर सकती है, वहाँ पर सर्च कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है, अगर कोई भी सामान मिलता है तो उसको सीजर भी कर सकती है. ओके. और ये जो क्लॉज 19 है ये आता है अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973. तो इसके अंडर ये अपना जो एक्टिविटीज़ है रिसर्च कंडक्ट यहाँ पर कर सकती है. पावर्स देखते हैं. पावर्स ये है कि पहले जो हमारी नेशनल एंटी डोपिंग अथॉरिटी है उसके पास रेड्स की कि वो रेड एकदम से छापामारी नहीं कर सकती थी, लेकिन अभी जो प्रोविज़न है जो एंटी डोपिंग बिल प्लेस किया गया है उसमें कहा गया है कि नाडा को थोड़ी और पावर दी जाए ताकि जो हमारी अथॉरिटी है, ये हमारी जो बॉडी है, ये स्ट्रेंथन अप हो सके. जो स्टेटस है एनडीटीएल का ये होगा कि जो वर्ल्ड नेशनल डोपिंग एजेंसी है उन्होंने सस्पेंड कर दिया है एनडीटीएल को, बिकॉज ये फेल हो चुकी है टेक्निकल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए. हुआ क्या था, इंडिया जैसे कि सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो कि इंडिया ने साइन किया था 2005 में, जो कि एक तरह से एंटी डोपिंग के अगेंस्ट है स्पोर्ट्स में, और इसको रेटिफाई किया था 2007 में. और जो एनडीटीएल है उसने 2008 में एंड नाडा ने 2009 में हमने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, और ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटी रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन एक्ट. ओके. नाउ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नाडा. जो नाडा है उसको हम दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, जिसके वो अंदर होंगे डायरेक्टर जनरल जो इसको हेड करेंगे, और डायरेक्टर जनरल है उनको कौन अपॉइंट करेंगे, वो करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग. अब यहाँ पर नेशनल बोर्ड बनाया जाएगा एंटी डोपिंग इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर स्पोर्ट्स के लिए, जिसके मेंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिसके अंदर एक चेयरपर्सन होंगे एंड 2 मेंबर्स होंगे जिनको अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. सो सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट द चेयरपर्सन एंड अदर 2 मेंबर्स हेयर. तो वी हैव द यूटिलिटी, वी हैव वेरी मच इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग बिकॉज इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इलीगल चीज़ों का सहारा ले रहे हैं. नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग रिपोर्ट. जो वाडा है उन्होंने एक रिपोर्ट अपनी निकाली है जिसका नाम था रूल वायलेशंस. तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा रूल वायलेट हो रहे हैं, एंड जो रशिया है सबसे ज़्यादा रूल वायलेशंस के केसेस रशिया में देखने को आ रहे हैं. तो यहाँ पर डाटा गिवन है जो कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ़ ऑफेंडर्स हैं इंडिया में वो इंक्रीज़ हुए हैं 2019 में, और इंडिया पहले 3 लिस्ट में आ गई है, टॉप 3 की कैटेगरी में आ गई है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डोपिंग के वायलेशंस हो रहे हैं. कौन कौन से कैटेगरीज ऑफ एथलीट्स इसके अंदर आ रहे हैं, दीज आर बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स, वेट लिफ्टिंग एंड एथलेटिक्स. तो इन 3 फील्ड्स के जो एथलीट्स हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपने वायलेशंस कर रहे हैं. एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस बनाए गए थे जिसके अंदर 70% ऑफ वर्ल्ड टोटल के जो केसेस हैं 17% हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं, और मैक्सिमम 17% में से हमें बॉडी बिल्डिंग में मिलते हैं, दैट अकाउंट्स फॉर 57. अगर हम ओलंपिक स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर वेट लिफ्टिंग लीड करता है, उसके बाद एथलेटिक्स आता है और उसके बाद रेसलिंग आता है. देन बॉक्सिंग एंड जूडो भी
एंटी डोपिंग के दायरे में आता है। एंड ऑल्सो 4 क्रिकेटर्स ऑल्सो कमिटेड ADRVs इन 2019। तो यहाँ पर जो एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस है वो क्रिकेटर्स भी कर चुके हैं। तो आप देख सकते हो हर एक स्पोर्ट यहाँ से रिलेटेड है। सबसे ज़्यादा हमें पहले मिलते हैं जो हमें केसेस मिलते हैं बॉडी बिल्डिंग के। देन अगर हम ओलंपिक स्पोर्ट्स की बात करें तब वेट लिफ्टिंग, देन एथलेटिक्स एंड देन रेसलिंग, देन बॉक्सिंग, जूडो एंड क्रिकेट। तो दीज आर ऑल्सो द स्पोर्ट्स जहाँ पर हमें एंटी डोपिंग वायलेशंस देखने को मिल रहे हैं। अब ग्लोबली बात कर रहे हैं, रशिया ने टॉप किया है। रशिया के बाद आता है इटली, इटली के बाद ब्राज़ील, देन ईरान। जो रशिया है उसको नेशनल टीम टोक्यो ओलंपिक जब हुआ था उसकी जो नेशनल टीम थी उसको बैन कर दिया गया था टू पार्टिसिपेट इन टोक्यो ओलंपिक्स। एंड जो रशिया है उसके भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 2019 में बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं एज़ कंपेरेटिव टू 2018। रशिया में 167 केसेस हैं एंड इटली में 157। 2018 में इंडिया 4th पोजीशन इंडिया को मिली है विद 107 एंटी डोपिंग रूल्स वायलेशन केसेस। तो यहाँ पर इंडिया के भी केसेस बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट वर्ल्ड नेशनल डोपिंग एजेंसी। एक तरह से फाउंडेशन है जिसको इनिशिएट किया गया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एंड ये कनाडा बेस्ड है। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ कनाडा। काम क्या करती है? प्रमोट करती है, कोऑर्डिनेशन लेकर आती है और मॉनिटर करती है फाइट अगेंस्ट ड्रग्स इन स्पोर्ट्स, कि स्पोर्ट्स में ड्रग्स का यूज़ नहीं होना चाहिए। तो उसी को ये हर एक चीज़ उसकी देखभाल भी करती है। इसके अंदर कौन कौन सी मेजर एक्टिविटीज़ को ध्यान देती है? इसके अंदर साइंटिफिक रिसर्च भी करती है, एंटी डोपिंग कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ करती है, एजुकेशन, मॉनिटरिंग ऑफ द वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड। तो ये सब ये काम यहाँ पर करती है। दिल्ली टू सेट अप फर्स्ट टीचर्स यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली में पहली टीचर यूनिवर्सिटी बनने का यहाँ पे बिल प्लेस हो चुका है पार्लियामेंट में। यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर किसी को 12th के बाद डायरेक्ट टीचिंग में ही जाना है, अगर स्टूडेंट को पता है उसने टीचर बनना है तो 12th के बाद वो डायरेक्ट यहाँ 4 years कोर्स में एडमिशन ले सकता है टीचर यूनिवर्सिटी में। ओके, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे? यहाँ पर होंगे BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B.Com एंड B.Ed कोर्सेज। तो हर एक के साथ B.Ed होगा, बैचलर इन एजुकेशन। तो आप इनमें से तीनों में से कोई भी कोर्स चूज़ कर सकते हो। एक तरह से इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 years का। एंड यहाँ पर जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसके साथ हमने दिल्ली स्कूल्स को भी, जो कि पब्लिक स्कूल हैं, वहाँ पर लिंक कर दिए गए हैं ताकि टीचर्स की थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ साथ टेस्ट होती रहे। ओके, ऑब्वियसली इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। जो टीचर्स हैं उनकी नॉलेज तो बढ़ेगी ही, ऑल्सो जो एजुकेशनल स्टडीज़ है, लीडरशिप है, वो भी क्वालिटीज़ उनके अंदर इनकलकेट होगी। जो यूनिवर्सिटी है वो कोशिश करेंगे जो हमारा गैप है प्रैक्टिस और रिसर्च के बीच में वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो रियलिटीज़ हैं जो एजुकेशन सेक्टर फेस कर रहा है वो हमें ग्राउंड लेवल पर जाकर पता चलती है। ग्राउंड लेवल में हम तभी जाएंगे अगर हम वहाँ पर बच्चों को खुद पढ़ाने जाएंगे। तो इसलिए वी आर ट्राइंग टू ब्रिज अप दिस गैप। और जो एडमिशन्स हैं कब से स्टार्ट होगा, कब से आप कोर्सेज को अवेल कर सकते हो, दैट यू कैन अवेल फ्रॉम सेशन 2022 से 2023 से आप जो आपका फाइनेंशियल ईयर है इससे आप बैचेस स्टार्ट कर सकते हो, आप एडमिशन यहाँ पर ले सकते हो। और यूनिवर्सिटी कहाँ पर सेटअप होगी? इट विल बी सेटअप इन बक्करवाला इन वेस्ट दिल्ली। जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नोटिफाई किया था, जो कि इन लाइन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो यहाँ पर जैसे कि वी हैव डिस्कस्ड 12th के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो इस कोर्स को। और यहाँ पर अगर आपको इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो यू हैव टू क्रॉस 1 एंट्रेंस टेस्ट जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी थ्रू अ नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज UAE अनाउंसेस टू एंड सेंसरशिप इन सिनेमैटिक रिलीज। तो जो UAE है दैट इज़ अ गल्फ कंट्री, उन्होंने बैन हटा दिया है सिनेमाज पे, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि कौन सी मूवी रिलीज़ होनी चाहिए या किस टाइप की मूवी को रिलीज़ किया जाएगा। तब उन्होंने अब ये बैन हटा दिया है ताकि इससे क्या होगा, इससे उनका टूरिज़्म भी बढ़ेगा, जो फॉरेनर्स है वो भी आएंगे और जो वहाँ का गल्फ़ कंट्रीज़ में कंपटीशन रहता है तो वो भी कंपटीशन में अब UAE पार्टिसिपेट करेगा और UAE का एक तरह से नाम भी बढ़ेगा। जो गवर्नमेंट ने कहा है कि अब वो कोई सेंसिटिव सीन्स को कट नहीं करेंगे जो कि इस्लामिक सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं।
ऑल्सो एक नया प्रोविजन उसमें डाला है कि वो अबव 21 ईयर्स ऑफ एज का प्रोविजन डाल देंगे कि कुछ पर्टिकुलर कंटेंट सिर्फ 21 ईयर्स के होने के बाद ही आप देख पाओगे। जो मूवीज़ हैं वो स्क्रीन होंगी एज़ पर द इंटरनेशनल वर्जन, और जो क्लासिफिकेशन है वो मीडिया कंटेंट में दिया जाएगा यूएई के अंडर। ऑब्वियसली इसके साथ क्या होगा, जो सेंसरशिप है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यूएई एक तरह से कोशिश कर रहा है कि वो कॉम्पिटिटिव बन जाए गल्फ रीजन में और अपना ब्रॉड माइंडेडनेस दिखाए लोगों को कि हम कितने ब्रॉड माइंड हैं, हम लोगों की जो एंटरटेनमेंट है वैल्यू को उसको समझते हैं और लोगों को हम फ्रीडम दे रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसलिए वी वॉन्ट बी पुटिंग एनी सेंसरशिप टू द वर्क ऑफ पीपल। इससे क्या होगा, जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी भी डाइवर्सिफाई होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही, ऑल्सो जो कंट्री है उसकी डिपेंडेंस ऑयल के ऊपर भी ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ कंट्री अगर उसकी इकोनॉमी में पैसा आ रहा है तो वो सिर्फ ऑयल से नहीं आएगा, इनफैक्ट अब उसने डाइवर्सिफाई कर दिया है इसको, अब वो मूवी सिनेमा से भी आ सकता है। अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने काफ़ी अदर कुछ स्टेप्स भी लिए हैं जिससे जो उनका टूरिज़्म है वो बढ़ सके, जो फॉरेन है वहाँ पर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। उन्होंने वर्क वीक को भी चेंज किया है ताकि जो इंटरनेशनल वर्कर्स हैं, जो पूरे वर्ल्ड के वर्कर्स यूएई, हम गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, इवन केरला से सबसे ज़्यादा इंडियंस जो हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ पर गए हुए हैं, तो इसलिए वर्क वीक को भी उन्होंने चेंज किया है। ऑल्सो इस्लामिक लीगल कोड में भी चेंज किया है। अब उन्होंने क्या कहा है कि 2022 से जो वीकेंड्स दिए जाएंगे वो अब ऑपरेशनल नहीं होंगे। वर्किंग वीक फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, अब उन्होंने वर्किंग वीक बना दिया है मंडे टू फ्राइडे एंड फ्राइडे बीइंग हाफ डे। तो मतलब आप फ्राइडे हाफ डे के बाद से सैटरडे संडे आप पूरा इंजॉय कर सकते हो एंड देन फ्रॉम मंडे टू हाफ फ्राइडे आप वर्क करोगे। तो इसलिए उन्होंने 2.5 दिन का और एक्सटेंशन दे दिया है, आधे दिन का और एक्सटेंशन दे दिया है कि अब आपका जो वीकेंड है उसको थोड़ा और बढ़ा दिया है। सो दीज आर द चेंजेस जो यूएई गवर्नमेंट ने किया है ताकि जो लोगों का वर्क कल्चर है वो थोड़ा लेस टॉक्सिक हो सके और लोग काम पर ध्यान दे सकें, एंड ऑल्सो जो उनकी पर्सनल और इंडिविजुअल लाइफ है उस पर भी वो इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें। अब इसमें जो वर्क वीक का चेंज किया है, ऑब्वियसली उन्होंने कोशिश किया है कि वेस्टर्न स्केड्यूल्स के अकॉर्डिंग बनाया जाए, जिसकी वजह से टूरिज्म और वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। ऑल्सो यूएई एक नया सोशल एंड इकोनॉमिक एंड सेकुलर लर्निंग रिफॉर्म्स भी लेकर आया है। जो कंट्री है उन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया अगर कोई अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है एंड अलाउड आउट ऑफ मैरिज कोहैबिटेशन, तो ये भी उन्होंने वैलिड वहाँ पर लीगल कर दिया है। तो यूएई में जो हमारी गल्फ कंट्रीज है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वहाँ पर, तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रहे हैं हम थोड़े लूजन अप हो सके, थोड़ी लिब्रेशन वहाँ पर लोगों को दी जाए। ओके, सो वी हैव वन मोर न्यूज़ दैट इज़ अबाउट रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर्स। जो कर्नाटक गवर्नमेंट है उन्होंने ट्रांसजेंडर जो हमारी कम्युनिटी है उसको रिजर्वेशंस दिया है इन पुलिस। कर्नाटका गवर्नमेंट उन्होंने कितना % रिजर्वेशन दिया है, उन्होंने 1% रिजर्वेशन देने की बात की है टू ट्रांसजेंडर ऑफ द कंट्री। इससे क्या होगा, इससे जो रिजर्वेशन है वो सभी रैंक्स में दिया जाएगा। पहले हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। जो रिजर्वेशन है सभी रैंक्स में दिया जाएगा पुलिस डिपार्टमेंट में। इससे जो परसेप्शन है ट्रांसजेंडर के अराउंड वो भी चेंज होगा, और जो मेन स्ट्रीम प्रेजुडिसेस चल रही हैं ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट, हम एक तरह से स्टिग्मेटाइज तरीके से उनको देखते हैं, तो वो भी यहाँ पर ख़त्म होगा। ऑल्सो जो कर्नाटका पुलिस डिपार्टमेंट है वो मेन और वुमेन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दे रहे हैं। ओके, जो कर्नाटका स्टेट पुलिस है वहाँ पर डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है डिफरेंट रीजन्स में, जैसे कि ठोती, तलवार, कटुबिडी, निरंगती, और जो फाउंडेशन है करंट पुलिस सेटअप का वो भी लेड किया गया था आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन द स्टेट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ट्रांसजेंडर पुलिस इन इंडिया। जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर पुलिस इन इंडिया है दैट इज़ के पृथिका याशिनी। ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन पुलिस ऑफिसर है एंड ये सब इंस्पेक्टर लगी है तमिलनाडु में। तो दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, जो जुडिशियल सिस्टम है कर्नाटका में वो फंक्शनल हुआ था 1856 से, जब वहाँ पर जुडिशियल सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ था, और जुडिशियल कमिश्नर्स भी अपॉइंट किए गए थे। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल थे जो पुलिस के, वो भी असिस्ट करते थे कमिश्नर को। एंड इसी पीरियड में जो फर्स्ट क्लास इंस्पेक्टर हैं या सेकंड क्लास इंस्पेक्टर हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, जमादार्स हैं, कांस्टेबल्स जो पोस्ट है, ये सब भी क्रिएट हुआ था।
So this is just a reference and an important news about reservation for transgenders in police. Okay. So this is all about today's session. I hope you like it. So thank you very much, and do like, share and subscribe to our channel, and don't forget to write us to at info@officerbetia.com. So thank you and all the best for your preparation.